ब्रेक के बाद खुश आमदीद। तुमसे है पाकिस्तान ईद स्पेशल जारी रहेगा। ईद के तीनों दिन आप मौजूद शख्सियात को देखेंगे कि वो बताएंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं, और नजर डालेंगे हम मुल्की मईशत पर भी, मुल्की सियासत पर भी, फिर आगे समाजी कामों में पाकिस्तान की आवाम और स्पेशली शहर कायद के लोग कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इजाफा हो गया सेट पर। एक और शख्सियत हमें ज्वाइन किया है, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ताई बिल्डर्स के रूए रवा हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं और एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट और ट्रू पाकिस्तानी हैं, अल्ताफ ताई साहब। ताई साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आप कैसे ईद करते थे सर बचपन में? मतलब एक तो होता है ना कि शरारती बच्चा जो सबसे ईदियां जा जा के लेता है, और एक वो मासूम सा कि अगर कोई देगा तो ठीक है वरना बैठे रहेंगे। नहीं साजिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ईद होती है मीठी ईद होती है। तो इसमें तो घर वाले होते हैं, फैमिलीज होती हैं, बड़े होते थे तो ईदी मिलती थी, और जब बच्चे थे तो ईदी मिलती थी, उस ईदी को खर्च करते थे, बैठते थे। पहले का टाइम जब हम बच्चे थे बड़ा अच्छा और बड़ा मीठा और बड़ा खुलूस वाला टाइम था। अभी तो लाइफ बड़ी हेक्टिक हो गई है, बड़ी कमर्शियल लाइफ हो गई है, थोड़ा फ़र्क आ गया ईद में। और वो जो बचपन का एक दौर था, पुराना दौर था, वो तो एक अलग ही दौर था। और बड़े बुजुर्ग होते थे उस टाइम पे, तो अगर 100 रुपये ईदी मिलती थी तो ऐसा लगता था जैसे हम 1000 रुपये जमा कर लिए, उसको खर्च करते थे। कज़न्स वगैरह बैठते थे, इतना मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन पर्सनल होता था, मोबाइल वगैरह था नहीं। वो टाइम तो बड़ा अच्छा टाइम था। मिस करते हैं? बिल्कुल मिस करते हैं। आज आप ईदी तकसीम करते होंगे, खानदान और पड़ोस अहले मोहल्ला बहुत सारे लोग ईदी लेने आते होंगे, कैसा फील करते हैं? शुक्र अल्लाह का अदा करते हैं कि उस टाइम पे हम हमारे बुज़ुर्गों से लेते थे, और आज हम बड़े हो गए हैं तो अपने बच्चों को अपने ख़ानदान में ईदी देते हैं और अच्छा टाइम गुजारते हैं। ये अल्लाह का करोड़ अरबों एहसान है, और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि आगे भी अल्लाह ऐसा ही करे। अच्छा, आप चूंकि बिजनेसमैन हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपका गहरा लगाव है, मौजूदा हुकूमत, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह गुजरी हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को बड़ा ग्रो किया, इंडस्ट्री का लक़ब दिया, फिर एमएनएसटीज़ दी गई, अब आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है? मैं आपको बताऊं, ये मुल्क में कभी भी डार्क मेरे को नज़र नहीं आया। मुझे आई एम ऑप्टिमिस्टिक। मतलब आप डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं? मैं डिसअपॉइंट फील नहीं। ओके, मैं बोलता हूँ, देखें मैं आपको बताऊं, चाहे पिछली गवर्नमेंट चली गई वो भी हमारे लिए अच्छी थी, ये गवर्नमेंट भी हमारे लिए अच्छी है। मैं क्लियर बात कहूँ, क्योंकि देखें हमने तो यहाँ रहना है, यहीं हमने जीना है, हमारे बच्चों ने भी यहीं जीना है, हमारे बच्चों ने भी यहीं मरना है। मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुल्क हमको अल्लाह ने दिया है इस दुनिया में, ये बेहतरीन मुल्क है, किसी नेमत से कम नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट, जैसे पिछली गवर्नमेंट ने एमनेस्टी दी, इससे पिछली गवर्नमेंट ने भी एमनेस्टी दी, पिछली गवर्नमेंट ने भी एमनेस्टी दी, अगली गवर्नमेंट भी एमनेस्टी देगी, बिकॉज कि हमारा सिस्टम पूरा उल्टा है। एमनेस्टी क्यों दे रही है गवर्नमेंट? सिंपल है। मेरे साथ इफ्तिखार बेग साहब बैठे, मेरी बात आपको तायद करेंगे। एक एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है, उसको आप एफटीआर में लेके आते हैं, एफटीआर में आप उसको बोलते हैं तुम 10 रुपए, वेल्थ को क्यों 10 टाइम या 20 टाइम मल्टीप्लाई करके बुक्स में नहीं लेते क्यों 4.6 टाइम है? तो जाहिर बात है कि सिस्टम अगर बन जाए तो ये सारे पैसे, जितनी भी हमारी इकोनॉमी है, 200 बिलियन की है, 300 बिलियन डॉलर की, इफ्तिखार भाई मेरी बात को तायद करेंगे। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इसी तरह बहुत से सेक्टर्स हैं, सारे ही सेक्टर्स हैं। अगर इसको इकोनॉमी के अंदर ले आते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे एमनेस्टी देती है ना गवर्नमेंट, तो 5% लेती है, 6% लेती है। क्यों एमनेस्टी क्यों देती है? आप मुझे बताएं। यहीं से कमा रहे हैं ना लोग, ऐसा तो नहीं है बाहर से कमा रहे हैं, बिजनेसमैन यहीं से कमा रहा है। सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि एक एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करता है 500 मिलियन डॉलर का, तो उसकी वेल्थ इतनी नहीं बढ़ती है जितना वो एफटीआर के टैक्स में देता है। अगर वो वेल्थ बढ़ा के सिस्टम में ले आए तो आउट नहीं हो सकती है। इफ्तिखार भाई मेरी बात में आप तायद करेंगे नहीं करेंगे? तो हुकूमत रिफॉर्म्स की बात करते हैं बेग साहब। आज एक कोलिशन गवर्नमेंट आप लोग चला रहे हैं, तो 1-1.5 साल का वक्त तो कम है, लेकिन कुछ बेहतरी तो हो सकती है जिस तरह शिकवे सामने आ रहे हैं। देखें, मैं कभी भी किसी को कंडेम करके दूसरे की तारीफ नहीं करता। इमरान खान की हुकूमत ने कुछ अच्छी कारकर्दगी की हैं और अच्छे काम भी किए हैं। सिर्फ उसमें मुझे जो ये रहा कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ का नहीं था। टीमें बदली, जल्दी बदली, फाइनेंस मिनिस्टर बदले, चेयरमैन एफबीआर बदले, इन चीज़ों से ज़रा फ़र्क पड़ा। फिर चाहते वक्त ख़ास तौर से उन्होंने जब प्रेशर बढ़ा लोगों का, महंगाई और लॉन्ग मार्च, तो उन्हें जल्दी से मशवरा दिया गया कि जी 10 रुपये पेट्रोल और 5 रुपये बिजली कम कर दें। ये गरीब आदमी के लिए तो ये नेमत थी। जब उसने सुना है तो वो छाले मार रहा होगा। लेकिन आपको 300 अरब रुपए का टीका लग गया
अब वो 300 अरब रुपए खजाने से आपको सब्सिडी की मद में देने पड़ रहे हैं इन ऑयल कंपनियों को। तो IMF ने कहा ये 300 अरब या तो हमें बताएं क्या खर्चात आप कम कर लें अपने, या 300 अरब रुपए के इजाफी रेवेन्यू ले लो, या 300 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों को कटौती कर। तो ये तो उन्होंने कुछ बात ही नहीं की थी। उसने कहा मैं मंजूर नहीं। सबसे पहले मितफा को उन्होंने कहा इसको वापस करें। फिर इसी तरह जो एमनेस्टी दी थी इंडस्ट्रियल, वो FATF में, FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, FATF में एमनेस्टी को कहते हैं ब्लैक मनी को वाइट करना, इंग्लिश का लफ्ज है एमनेस्टी। अब वो ये कहते हैं आपने इंडस्ट्रियल एमनेस्टी दी है कि ये पैसे ब्लैक भी आप लगाएं, सनतें शुरू करें। सही है, इमरान खान ने जॉब देने के लिए करा, लेकिन FATF में ये काबिल कबूल नहीं है। वो कहते हैं ये ब्लैक मनी को किस तरह आप सिस्टम में डाल रहे हैं, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है। लिहाजा ये भी उन्होंने कहा मितवा इस्माइल को जाने से पहले हमारी बात हुई थी, वापस करें। तो इस तरह की चीजें तरह से इमेच्योरिटी दिखाती हैं। अगर ये चीजें पहले डिस्कस करते IMF के साथ इनकी इकोनॉमिक टीम, तो अगर वो इतनी सख्ती से उस वक्त मना करते तो नहीं करना चाहिए था। अब आपने 2 महीने तो टीका भी लगा, ब्लीडिंग भी हुआ, पैसे भी दिए, अब जब वापस करेंगे तो आदमी को दुख होगा। गरीब आदमी बोलेगा यार ये नई हुकूमत आई है, वो तो बड़े अच्छे थे, हटा के गए थे, इन्होंने दोबारा तो ये सब एक आम आदमी के जज्बात से खेलना है जो मुनासिब नहीं। लोग पहले ही बहुत परेशान है। मैं इतना सिर्फ कह के बात खत्म करूंगा कि शख्सियत गलती कर सकती है, साजिद गलती कर सकता है, इख्तियार गलती कर सकता है, ताई साहब कर सकते हैं, फैजान साहब कर सकते हैं, कौमें गलतियां नहीं कर सकती। नेशन जब गलती करती है तो उसको खमियाजा आने वाली नस्लों को भोगना पड़ता है। अब ये जो चीजें इन्होंने करी, डॉलर पहुंच गया 187 पे, इन्हीं तमाशाबाजी जो मैंने आपको बतलाई है इसका ये एक हिस्सा। डॉलर 187 पे हो गया, कर्जे रातों रात आपके कितने 100 अरब बढ़ गए, कर्जों पे सूद कितना 100 अरब बढ़ गया। ये सब साथ की चीजें जो हुई। आपने सिर्फ एक चीज हासिल उस वक्त की कि लोगों ने कहा यार दुनिया में ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इमरान खान ने हमें कम कर दिया। ये एक जुमला आपने यकीनन सुना होगा और हक बनता है, लेकिन किस कॉस्ट पे, किस कीमत पे आपने ये करा, और जिससे जो कौमी खजाने को नुकसान हुआ है। और IMF ने प्रोग्राम से निकाल दिया। अब IMF मई में आ रहा है, वो कह रहे सर पहले ये 2 चीजें खत्म कर दें, फिर बैठ के बात करेंगे। तो ये पाकिस्तान इस तरह की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। बहरहाल आज खुशी का दिन है और मजहब में हमें सेलिब्रेट करने की तरकीब दी गई है। मजहब कहता है कि आप सेलिब्रेट करें। जिन्होंने 30 दिन रोजे रखे, जिन्होंने तराबियां पढ़ी, जिन्होंने इबादतें करी, जिन्होंने उम्रे किए, वो तो खुले दिल से सेलिब्रेट करें कि मौला इस महीने में जो भी कुछ हमने किया है उसे कबूल फरमा, रहमतें बरकतें अपनी नाज़िल कर, तूने वादा किया। चैरिटी की कुछ बात कर लेते हैं। अल्ताफ ताई साहब ने भी चैरिटी पे बड़ा फोकस किया था जब उन्होंने ज्वाइन किया था। फैजान, चैरिटी को आप कैसे देख रहे हैं कि स्पेशली शहर कायद में बहुत सारे मुखैर हजरात हैं, मतलब तिजोरियों के मुंह खोल देते हैं और कई हजार, और फिर आपने JDC का दस्तरखान भी देखा, इस पे आप क्या कहते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम हमें क्या अहकाम हैं? बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ मीडिया पर्सनल जब हम काम कर रहे होते हैं, मैं हमेशा से ही कहता हूँ बहुत सारी जगहों पे जब ओरिएंटेशंस भी हो रही होती हैं कि अपनी ज़ात से, अपनी बात से या अपने किसी अमल से अगर अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँच सकता है तो ज़रूर पहुँचाएँ। तो चैरिटी की बहुत सारी इकसाम है। हम ये देखते हैं कि अभी जब अब पूरे रमज़ान हमने देखा कि सहर व अफ्तार में अंबार लगे हुए हैं कि अफ्तारियाँ हो रही हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो रोड पे जा रहा और वो अफ्तारी ना कर पाए, बिन अफ्तारी के घर पहुंच जाए। ऐसा नहीं है। आपने JDC का जिक्र किया, कितने लाखों लोग का उस पे जो है सहरी अफ्तारी कर रहे हैं, सैलानी है। फिर बहुत सारे क्रिकेटर्स इसमें अब आ चुके हैं। रोमान रईस का नाम लूंगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्रिकेटर हैं नेशनल टीम के, वो बहुत अच्छा जौहर पे इंतज़ाम करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस शहर में हो रही हैं और इस शहर का दिल बहुत बड़ा है। और जिस तरह बेग साहब ने अभी बहुत खूबसूरत बात की कि जो कौमें होती हैं, जो कौमें वो अपनी नस्लों के लिए काम करती हैं। तो जब नस्लों के लिए आप काम करेंगे और एक लेगेसी को लेके चलेंगे, जो आज हम काम करेंगे वो हमारी नस्ल आगे
उसको लेके चलेगी। सो चैरिटी इस मुल्क में और इस शहर में कभी ख़त्म नहीं होगी, और हमारी दुआ है कि ख़त्म ना हो, ताकि हम अपने अमल से, और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हम अपनी किसी भी अमल और आदात से उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अपने अपने हिस्से का दिया हम जलाते रहेंगे। अपने हिस्से का। मैं एक हाँ, बात आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा, जब कोविड हुआ और लॉकडाउन हुआ, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, जी। घर से निकलना भी मुमकिन नहीं था, तो वो जो डेली दिहाड़ी वाले के मजदूर थे वो डिफेंस में अपना गिजरी पे बाहर बैठे रहते थे, लेकिन कोई आता ही नहीं था, कोई आता ही नहीं उनको था, लेने बिल्कुल के ऐसे ही लिए। है। उस वक्त दूसरे ममालिक ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए थे, अरबों पाउंड अरबों डॉलर उन्होंने लोगों को दिए, जिनकी दुकानें थी, रेस्टोरेंट थे, बंद हो गए थे, उसका कॉम्पनसेशन दिया। हमारे मुल्क के पास उतने पैसे थे नहीं। एक चीज अच्छी की थी इमरान खान की हुकूमत ने कि सस्ते कर्जे स्टेट बैंक से दिए कि तनख्वाहें देने के लिए, वो लोगों ने लिए। लेकिन इंडिविजुअल्स ने, जो लोग थे, जाती तौर पे ऐसा निजाम बनाया, गाड़ियों में भर भर के राशन, कि एक आदमी भूखा नहीं सोया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जाती हैसियत से, ये जाती हैसियत से हुआ। मुल्क के तो पास इतने वसाइल नहीं थे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है जिंदा दिल कौम है ये का, ये जब जज्बा बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो इस तरह के हालात देखते हैं, जंग में भी उन्होंने ये दिखाया था, औरतें घर के खाना बना बना के ले गई थी। जब कर्ज उतारो मुल्क संवारो हुआ था, तो मैं था कन्वेंशन सेंटर में, नवाज शरीफ था, औरतें उतार के चूड़ियां उन्होंने अपनी दे दी कि ये ले लो बेटा, मेरे पास ये चूड़ियां हैं। ये है जज्बा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप चले ताई साहब, आप भी इस पर रोशनी डाल रहे थे। मैं आपको बताऊं, ये तो हमारी रिवायत है, हमारे मुल्क के लोगों की रिवायत है। जब ज़लज़ला आया था लंदन में, जब भी यही था, कोविड में भी यही था, आज कोविड नहीं है, जब भी यही है। मैं आपको बताऊं, मैं इफ्तिखार भाई की बात बिल्कुल तायद करता हूं कि इंडिविजुअल आदमी तो गलती कर सकता है, कौमें गलती करती है, ठीक है ना। और मैं जो देख रहा हूँ एक्सटर्नल डेप्थ, हमारे इंटरनल डेप्थ, मैं समझता हूँ जितनी बड़ी इकोनॉमी हमारी है, साइज ऑफ इकोनॉमी जो हमारी है, ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। मैं समझता हूँ अगर आप इसको रिकन्सिलेशन करें। देखिए, जब एक सिस्टम पे आप आते हैं और एक सिस्टम पे जब आप आके काम करते हैं तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। देखिए, इससे पहले की वाली गवर्नमेंट, उसने भी बड़ा अच्छा सिस्टम बनाने की कोशिश की। इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने भी अच्छा सिस्टम बनाने के लिए गया। 37 बिलियन जब वो टैक्स छोड़ के गए, ये 61 बिलियन पे है। बट रिकन्सिलेशन, यूज ऑफ फंड्स जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, इससे आप डेप्थ उतार रहे हैं, इससे आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, बेटर नेगोशिएशन करें। देखिए, एक तो होता है डिक्टेशन, मैं आज बैठा हूँ आपसे डिक्टेशन लेके अगर मैं बोलता हूँ और एक मैं इंडिपेंडेंट बोलता हूँ, उसमें बड़ा फर्क है ना। तो मैं बोलता हूँ बेटर नेगोशिएशन करें, बेटर इकोनॉमी में बड़ा स्केल है। जैसे अभी इफ्तिखार भाई ने कहा कि हम कोविड में भी हमने दिया, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, तो जाहिर बात है इस मुल्क में अगर इस कंट्री के अंदर लोग कमा रहे हैं तो दे रहे हैं ना, तो दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल मतलब ऐसा कोई ही है। करके दे रहे हैं, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, कमा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सिस्टम अगर हमारा बेहतर होता है, रिकन्सिलेशन बेहतर होती है, जिस ट्रेंड पे हम जा रहे हैं, पहले हमारे पास 7-8 लाख टैक्स पेयर थे, आज 3 मिलियन है। 3 मिलियन से मैं समझता हूँ पोटेंशियल इतना है कि 10 मिलियन जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिलियन जा सकते हैं। देखिए, आपको मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ईद के प्रोग्राम में बैठे हैं, आप बताएं अभी 10-12 कंपनियां आ गई गाड़ियों की, अभी भी ओन चल रहा है, अभी भी लोग ले रहे हैं 8 मिलियन की गाड़ी, 10 मिलियन की गाड़ी, 5 मिलियन की गाड़ी, और मतलब लाइनें लगी हुई है। मैं मतलब छोटी मिसाल देता हूँ, मैं अभी गया आज से महीने दिन पहले, एक आदमी ने एक छोटी सी डिस्ट्रीब्यूशन ली, एक शोरूम खोला हुंडई वालों का। उसने बोला वी हैव टू गिव देम 3 महीने के हमको एडवांस देने पड़ते, फिर हमको गाड़ी मिलती है। तो मैं एक कैलकुलेशन की 80 गाड़ियों की, उनको 80 गाड़ियाँ कोटा मिलता है एक शोरूम वाले को। 12,000 गाड़ियाँ बनाते हैं, साल की 1000 गाड़ियाँ, महीने की 1000 गाड़ियाँ डिस्बर्समेंट करते हैं। 1000 गाड़ियों में से मैंने एक रफली लिया कि 15 लाख रुपए एडवांस लेते, तो 15 अरब रुपए को एडवांस जा रहा है, 1.5 अरब रुपए को एडवांस जा रहे हैं खाली एडवांस की मद में। 3 महीने का एडवांस 4.5 अरब वो ले गया। तो ये पैसे हैं ना जो रोल कर रहे हैं, और दिस इज ऑल ऑफिशियल, दिस इज ऑल ऑफिशियल। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल है, उस पे टैक्स भी मिल रहा है, उस पे अपने सेल टैक्स भी मिल रहा है, उस पे हर चीज मिल रही है, ठीक है। लेकिन फोकस कहाँ नहीं किया हमारी गवर्नमेंट ने कि आज 40-35 साल से हम लोग बना रहे हैं सीकेडी मंगा के, हमें गाड़ियां बना के हमारे यहाँ दे रहे हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज, जैसे मैं कल परसों पढ़ रहा था अखबार में कि इतना फॉरेन एक्सचेंज आया किया। तो भाई आप
उनसे टेक्नोलॉजी ले आए ना कि आप इस सीकेडी को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम 90% मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो, वो सिस्टम लेके आए, हमारी लेबर इनपुट वहां से जाएगी ना, इसके बाद आप हमारे वाले को दें। आप देखें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज हो सकती इसमें है। तो ताई साहब रिस्पॉन्सिबल बैठे हैं बेग साहब से, नहीं, इसका मैं तो जवाब बताऊंगा, मैं असर मैंने कॉलम लिखा था बिल्कुल इसी टॉपिक पे, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं था। एक्चुअली ये हुआ कि 30-40 साल की जापानी कंपनियों की मोनोपोली थी। 3 कंपनियां थी, टोयोटा, होंडा, सुजुकी। ये इतने पॉजिटिव होते हैं कि इन्होंने यामा मोटरसाइकिल जो उनकी अपनी जापानी थी नहीं आने दी थी। मैंने, मुझे याद है कितने ताल्लुकात लगा के मैंने एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, वो रोज आ जाता था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, करवाया था। अब वो वक्त गुजर गया, दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं होती। अब हुंडई भी आ गई है, अब केयर भी आ गई है, अब पीजीओ भी आ गई है, अब जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, वो जो यहाँ पे हो रही है वो जर्मन की, कोरिया की, फ्रेंच की, अब उनके लिए मुश्किल है। अब मैंने कॉलम में यही लिखा था कि आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और वो कहता है डिलीशन प्रोग्राम। डिलीशन प्रोग्राम में ये होता है कि इतने साल में हम पूरी गाड़ी यहाँ बनाएंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक गाड़ी उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की थी, वो पूरा गाड़ी का इंजन इंपोर्ट करते थे, उसके भी पैसे हम देते थे, सही है। तो वो तो फॉरेन एक्सचेंज पे बोझ था। ना सिर्फ यह है कि वो यहाँ पार्ट्स मंगा के असेंबल करे और एक्सपोर्ट करके डॉलर कमा के दे। तो अब उसके ऊपर उन्होंने सख्ती की है कि जो डिलीशन प्रोग्राम है आपका उस पर अमल करें, और नई कंपनियों को तो उन्होंने बाकायदा रखा फाइन कि अगर आपने इतने साल में इतना इंजन यहाँ नहीं बनाया, ये सब चीजें। वो मैंने कॉलम में खास तौर से ये लिखा था कि ये मोनोपोली की हुई थी, ये 3 जापानी कंपनियों ने, किसी को नहीं आने दिया था 30 साल। बिल्कुल एक मोनोपोली है, बिल्कुल। 3 कंपनियों के अलावा मुझे बता दे, मोटरसाइकिल में हुंडा थी, यामा भी अब आई है, अपनी है वो जापानी। अब जापानी के साथ साथ चीन की आ गई, बहुत सारी हीरो आ गई है, क्राउन आ गई। तो वक्त रहता नहीं, लेकिन 30 साल तक हमारी मैशत को उन्होंने जो दबाव में रखा था, पकड़ के रखा था, और अपना फायदा उठाया। अपने जो इंपोर्ट करा है जापान से इंजन पूरे और यहाँ पे लगा देते थे। चले इसी को आगे बढ़ाते हैं बेग साहब। चूंकि आपने मैशियत की बात की, तो फिर हमने देखा कि लास्ट 3-4 साल पीडीएम और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के एहतजाज रहे, सड़कें ब्लॉक रही। फिर अब हम सुन रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस्लामाबाद जा रहे हैं, सड़कें और धरने की बातें चल रही हैं। इससे मुल्क की मैशत को नुकसान नहीं होता? देखिए, IMF ने सबसे बड़ी बात जो कही है स्माइल से, वो कहता है आप अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखें जी, रुपए को भी अगर मुस्तहकम करना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी कराना चाहते हैं। ये जो बातें होती हैं कि अभी PDM ने उलट पुलट करके हटा के PTI को खुदाएं, अब वो PTI वहां से दोबारा वो हर चीज करने को तैयार है जिसमें इदारों को नुकसान पहुंचाना। आज PTI ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के बाहर घेराव जलाओ करना है। ये कितना, उससे पहले PTI ने आपको पता पार्लियामेंट और PTV पे अटैक किया था। मैं ये समझता हूँ तो ये मामला सर स्मूथ क्यों नहीं हो पा रहे? आप डिफरेंट अदवार अपने मुल्क की सियासत के देखे, आप खुद रहे, बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहे, तो वजह क्या है आज खान साहब फिर निकल रहे हैं? मतलब देखिए, खान साहब अब रियलिटी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि गिनती के खेल में वो हार गए थे, लिहाजा वो हुकूमत से बाहर। चलें, मैं चाहूंगा ताई साहब, वैसे तो आप बिजनेसमैन हैं, इस धरनों से मुल्क की मैशत को कितना नुकसान है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये पॉलिटिकल है, एवरी पॉलिटिशियन मस्ट बी सिंसियर विद दिस कंट्री। आपको अल्लाह ने ये ओहदे दिए, यू मस्ट बी सिंसियर विद द कंट्री। आप अपनी माँ से वफा नहीं करेंगे यार, हमारी माँ है, तुम्हारी धरती माँ है। हम अगर पॉलिटिशियन हैं तो भी इसी कंट्री की वजह से हैं, हम अगर बिजनेसमैन हैं तो भी इसी कंट्री की वजह से हैं, अगर हम डॉक्टर हैं तो भी इसी कंट्री की वजह से हैं, हम अगर इंजीनियर हैं तो भी इसी कंट्री की वजह से हैं। तो वी मस्ट सिंसियर विद अवर कंट्री। मैं इतना कहूंगा, वी मस्ट सिंसियर विद अवर कंट्री, एक्सेप्ट कि मैं अपने आप को देखूं। मेरी बात सुनो, कंट्री हैगी तो आपका हर चीज है, कंट्री नहीं है तो मैं आपको बताएं तो किसी भी सूरत में मैं तो बोलता हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, यू आर सिंसियर विद योर कंट्री। क्या मैं आपको बताऊं, मैसेज मेरा यही, जैसे भी गाड़ियों की बात चली, इफ्तिखार भाई ने कहा, तो देखें जब आप सीट पे आते हैं तो अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी।
मैं वो क्लियर बात करूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बातों से तो पेट नहीं भरा जाता। हाँ हाँ तो मतलब डेफिनेटली आपको थोड़े से स्ट्रिक्ट होके एक्शन लेने पड़ते हैं। आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बड़ा 22, 23, 24 करोड़ की आबादी है, कंसेंसस ले आप। जो 24 करोड़ की आबादी अल्हम्दुलिल्लाह खाती है, पीती है, बिल्कुल ऐसा रहती ही है, एवरी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आज आपको बताऊं ये वो मुल्क है कि देखिए मेरी जो नॉलेज है इफ्तिखार भाई तो माशाल्लाह समझते हैं कि हमारे यहाँ एक लेबर आती है जो गांव से आके यहाँ काम करती है। आप 1500 रुपये आज वो लेबर नहीं मिलती है, 1500 रुपये लेती है मजदूर लेता है, 2000 रुपये 2500 रुपये एक बड़ा ही लेता है। इट मीन्स के 45,000 रुपये वो कमाता है साल के, वो कमाता है 6-7 लाख रुपए ले जाता है। मैं आपको बताऊं तो आप मुझे बताएं अगर हमने 4 लाख रुपए टैक्स पे छूट दी हुई है, इसके बाद टैक्स नहीं दी हुई है, तो मीन्स के ही इज द टैक्सेबल पेमेंट। लास्ट गवर्नमेंट लाई थी, बड़ा अच्छा लाई थी, 25,000 रुपये के ऊपर जो भी आदमी बिल भरता है इलेक्ट्रिक का, तो इसको आप टैक्स नेट में लाएं और इसकी आप डिटेल लेना। तो जाहिर बात है जो आदमी साल का 3 लाख रुपए इलेक्ट्रिक का बिल भरता है तो डेफिनेटली उसको टैक्स नेट में लाएं। अगर वो एनटीएन नंबर नहीं लेता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। एक आदमी जो साल का 3 लाख रुपए बिल भरता है, 6 लाख रुपए बिल भरता है, 10 लाख रुपए बिल भरता है, तो डेफिनेटली साल के वो 15, 20, 25 लाख रुपए तो खर्च करता होगा। गाड़ी उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, तो सीधा टैक्स नेट में आना चाहिए उसके पास। इस तरीके से आपको बड़ी रेवेन्यू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी हमको बहुत बड़ा होम रेमिटेंस भेजते हैं, वो सारा ऑफिशियल नहीं होता है। आया हर किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता है, किसी को ऑफिशियल का नहीं पता है, मेहनत करते हैं वहां से अपनी फैमिलीज को बैंक के थ्रू ही भेजते हैं, और वो डिक्लेयर नहीं करते, उनके एनटीएन नंबर होते हैं, डिक्लेयर नहीं करते, वाइड नहीं करते, बराबर सिखा रहा हूं मैं, गलत तो नहीं कह रहा। तो बहुत बड़ा चंक वहाँ भी ज़ाया हो जाता है जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी आती है। तो ये चीज़ों के लिए ज़रा सा अगर हमारी गवर्नमेंट, मैं तो देखे मैं पॉलिटिकल तो नहीं हूँ लेकिन एज ए बिजनेसमैन मैं भी बहुत छोटी उम्र से काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्री भी अल्हम्दुलिल्लाह चलाई है, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, चैम्बर के अहदों पे भी रहे, जहाँ भी रहे, लेकिन मैं आपको बताऊँ बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं छोटा सा कहूँ, एक 5 रुपए की सब्सिडी में अभी विक साहब ने कहा कि ये पेट्रोल के ऊपर 300 बिलियन की सब्सिडी दी, 300 पेट्रोल और बिजली के मद में, ठीक है। और वो जून 2022 तक क्योंकि उन्होंने फ्रीज कर दिया है कि इसको हम बढ़ाएंगे नहीं जी, ठीक है। इससे पहले तो रेट बढ़ रहे थे, आखिरी में हो गया, ठीक है, नहीं बढ़ाई। आप मुझे बताएं कि ये 300 बिलियन की सब्सिडी, तो इट मींस हाउ मच आवर कंजप्शन, हमारी कंजप्शन कितनी है। 10 रुपए से अगर ये फर्क पड़ता है तो हमारी कंजप्शन कितनी है, इसके ऊपर हमको डायरेक्ट टैक्स कितना मिलता है, हमको डायरेक्ट सेल टैक्स कितना मिलता है, हमारा रेवेन्यू क्या है, इसकी रिकंसिलेशन है या नहीं है। देखिए आप कोई भी कंपनी चलाते हैं ना, उसका ऑडिट होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ऑडिट जमा होता है, ऑडिट जमा होने के बाद सेल्स के बाद ग्रॉस सेल्स दिखाते हैं, ग्रॉस सेल्स के बाद इसी कॉस्ट दिखाते हैं, फिर इनपुट कॉस्ट दिखाते हैं, कॉस्ट दिखाते हैं। हमारा रिकंसिलेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम रिकंसिलेशन करेंगे और अगर हमने यहाँ हमारा डेप्ट रोका तो यार साल के कुछ तो साल के अगर हमने मतलब $5 अरब भरने, ठीक है ताई साहब, एंड की तरफ हम जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि तीनों मेहमानों से एक करप्शन एक बहुत बड़ा आंसर, और इस पे हुकूमतों ने बड़ा काम किया, उस नासूर से कैसे छुटकारा और किन किन चीजों पर काम करना होगा। एक अक्सर आपने सुना होगा कि जी प्यून से लेके ऊपर तक सब करप्शन करते हैं, कोई व्हाइट कॉलर क्राइम करता है, कोई क्या करता है, इसको कैसे हुकूमत खत्म करे, कानून साजी की जाए, इदारों में चेक एंड बैलेंस हो। कानून साजी तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में हर चीज की है, अमल दरामद, इम्प्लीमेंटेशन। बेग साहब देखिए हमारे यहाँ कानून में हक सवाबदीद दिया गया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, कि कलेक्टर को, कमिश्नर को ये है कि वो इधर भी जा सकता है, पावर उसकी है, और वो इधर भी जा सकता है। कानून में एक चीज नहीं है कि उसको यही करने से अगर इधर हुआ तो वो गलत है, इधर। डिस्क्रिशनरी पावर्स आपने बहुत दी हुई है अपने सीनियर, उसको नाजायज इस्तेमाल किया जाता है। आप कानून में, मैं समझता हूँ, ज्यादा गुंजाइश ना दें, कानून फिक्स हो। और करप्शन का जो आपने बिल्कुल कहा, ये नासूर है हमारे, लेकिन करप्शन लेने वाले को ही हम समझते हैं करप्शन है, करप्शन देने वाले भी अगर हम अपने से अहद कर लें कि हम इस गंदे नासूर खेल में नहीं हिस्सा बनेंगे, तो ये करप्शन काफी हद तक
खत्म नहीं हो सकता, लेकिन System, कम curtail हो हो सकता है। जाएगी। सिस्टम मैं आपको फिर कहूंगा फिगर भाई को सिस्टम। मैंने अभी क्या कहा, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट 30 बिलियन का है, एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, FTR है 0.1% आप टैक्स भर दो फुल एंड फाइनल। तो व्हाई डोंट यू कैलकुलेट द ऑफिशियल अमाउंट के जो उनकी कवर की बुक्स में ले आओ, खत्म हो जाएगा करप्शन आपका। एक ऐसी तरह मतलब कोई इतना बड़ा नहीं है, आपने दिया इसको करप्शन, सीधी आपकी बुक्स में आएंगे पैसे। वो जब बुक्स में देखें, मैं बड़ा बैठा हुआ था आज से 15 दिन पहले, बड़े अच्छे हमारे चैम्बर वाले सब बैठे हुए थे, तो बोला अल्ताफ भाई अभी जो ये जो डिक्लेरेशन आई ये सारी बुक आउट ऑफ बुक्स हो गई। मैंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल कि ये आउट ऑफ बुक्स हो गई। देखिए बुक्स के अंदर जाके अगर किसी ने प्रॉपर्टी ले ली और उसको बनाया तो वो बुक्स में प्रॉपर्टी खड़ी हुई है, अल्टीमेटली इसको गेन भी मिलेगा, अल्टीमेटली इसको टैक्स भी भरना पड़ेगा, अल्टीमेटली इसको सब करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, मतलब जितनी मेरी नॉलेज है कि डेफिनेटली FATF को हमको फॉलो करना है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया में है तो हम भी बोले इसको डिस्करेज करें, बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए, बट आपका इकोनॉमी स्केल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्केल है। अगर इसको आप राइट तरीके से राइट ट्रेंड पे लेके जाते हैं विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, क्या बात है कि फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ इट्स नथिंग। 5-6 बिलियन डॉलर अगर साल का पाकिस्तान अगर इंटरेस्ट बढ़ता है, इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट अगर हम कवर कर लेते हैं, इतना बड़ा हमारा इंपोर्ट के अगेंस्ट हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, तो ये 5-6 बिलियन डॉलर अगर हम भर लेते हैं, इनसे बेटर नेगोशिएट करके दुनिया में। आज आपके सामने में आज अखबार पढ़ रहा था तो 2.89 पे अमेरिका के जो बॉन्ड्स फ्लॉट हुए और इतने हुए भी नहीं और इतना पब्लिक का इंटरेस्ट भी नहीं हुआ फॉर 10 ईयर्स, मैं आज ही पढ़ रहा था। तो आप मुझे बताएं दुनिया में माइनस इंटरेस्ट रेट है और हम बोरोवर्स अपने कर रहे हैं, मतलब किस रेट पे हम बोरो कर रहे हैं। तो देखिए फैजान, आप क्या कहेंगे फैजान, इस नासूर से कैसे छुटकारा मिल सकता है? देखिए जी, बीइंग अ होस्ट रोड शोज भी कर रहे होते हैं, लोगों में उठना बैठना भी चीज़ों में रहता है। हमारी सोसाइटी का एक अलमिया ये है कि हम खुद ठीक होने के बजाय दूसरे को ठीक करना चाहते हैं, और करप्शन के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पहले हम खुद को ठीक करें। लाइक अगर मेरा लाइसेंस खुद नहीं बना हुआ तो मैं लामहला तौर पे रिश्वत दूंगा उसको, तो भाई पहले खुद अपने आप को ठीक कर लें, अपनी सारी चीज़ें मुकम्मल कर लें ताकि आप इसको कर्टेल कर सकें। ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता जिस तरह बेग साहब ने कहा कि, लेकिन हम उसको कर्टेल कर सकते हैं, कमी ला सकते हैं, एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे सकते हैं। वो इसी तरह कि अपने आप को अपनी ज़ात में चीज़ें ढूंढें और ख़ुद को बेहतर करें। चूँकि ईद का प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ बैठी हुई हैं और ऑडियंस ने सुना माशाल्लाह जिस लेवल की बातें हुई, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। अच्छा, हम लोग ज़्यादातर इंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी इंफोटेनमेंट का बात आती है तो मेरा तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर सीनियर पर्सनैलिटीज़ से सीखने को मिलता है। ईद की रौनकें यहाँ पर सजी हुई हैं। मैसेज यही जाते जाते कि अपने प्यारों में इस ईद को सेलिब्रेट करें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, और जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये ईद का त्यौहार, ये मीठी ईद, ये छोटी छोटी खुशियों का नाम है। जब ये जुड़ जाती हैं तो एक बहुत खूबसूरत एक आसमान और सज जाता है, गैलेक्सी सज जाती है। तो उसको इसी तरह सेलिब्रेट करें। और वीनस टीवी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा, आप चूंकि मेरी फ्रेटर्निटी से होस्टिंग से, सो बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसी तरह कामयाब करे और आप आगे थैंक यू सर। आप क्या मैसेज देंगे बेग साहब, स्पेशली नौजवानों को कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें? जी, यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा 60% से ज़्यादा जो है वो यूथ है, बिल्कुल, और वो भी यूथ जो अच्छी तालीम जिसमें IT की तालीम भी उसे है। हमें उस यूथ को उस गलत तरफ जाने से रोकना जो आज कराची में वाक़या हुआ। सबसे पहले तो मैं अफसोस करता हूँ और कंडेम करता हूँ उस अटैक को। और ये वही लोग हैं जब एम्प्टी स्टमक होता है तो कहीं भी चले जाते हैं, तो हमें उन्हें सही चैनल पे लाके इस्तेमाल करना है। हम उन्हें यही बतलाएं कि हर रात के बाद एक सुबह है और हर अंधेरे के बाद उजाला है, और सुरंग की दूसरी तरफ जो रोशनी नजर आ रही है वो हमारा यूथ है, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की डेस्टिनी बदलेगा इंशाल्लाह। सर, मैं चाहूंगा कि आप भी मैसेज दें, और हुकूमतों को क्या नौजवानों के लिए करना चाहिए? बहुत सारे नौजवानों के लिए प्रोग्राम आते हैं, लेकिन शायद तो ये मैसेज दूंगा कि माशाल्लाह बड़ी मीठी मिले जुले, खुशियाँ बांटें, और जिस तरह आपने माशाल्लाह प्रोग्राम किया तो लोग अपनी फैमिलीज से सब लोग मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। देखिए खुशियों के दिन बहुत कम होते हैं, बहुत कम। और मैं एक ये ज़रूर कहूँगा सर, फिर ये कहूँगा, ये कंट्री है ना, हम लोग हैं,
क्या बात है। बिकॉज के देखिए बच्चा अपने बाप के नाम से पहचाना जाता है और फर्द अपने मुल्क के नाम से पहचाना जाता है। तो आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी एंड मैं यही मैसेज दूंगा कि जितने भी हमारे आइदर कोई भी मतलब बिला तफरीक में कहूंगा वी आर पाकिस्तानी, आवर पॉलिटिशियंस आर पाकिस्तानी, आवर एवरीवन इज पाकिस्तानी। तो बी लॉयल विद दिस कंट्री, ये मेरा सबसे बड़ा पैगाम है। बहुत अच्छी बात की अल्ताफ ताई साहब ने भी। और ईद की खुशियां तीनों दिन चलेंगी, तीनों दिन आप तुमसे पाकिस्तान ईद स्पेशल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी कल और आपसे। सबको हमारी तरफ से ईद आप सबको मुबारक। बहुत ईद सारी मुबारक। ईद की खुशियां बहुत सारी मुबारक मुबारक। और अल्लाह निगहबान।